India Legal presents Courts Roundup. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अस्थायी चिकित्सा जमानत के लिए नवाब मलिक की याचिका खारिज की है। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि वह गुण दोष के आधार पर मलिक की जमानत याचिका पर 2 सप्ताह में सुनवाई करेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को चिकित्सा के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया। मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े एक मामले में फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। राकापा नेता को न्यायिक हिरासत में रखा गया है और वर्तमान में उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मलिक ने चिकित्सा के आधार पर जमानत के लिए अपील की थी। उन्होंने बताया कि वो क्रोनिक किडनी बीमारी के अलावा अन्य रोगों से भी जूझ रहे हैं। जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने मलिक की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 2 सप्ताह के बाद योग्यता के आधार पर जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की जाएगी। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह गुण दोष के आधार पर मलिक की जमानत याचिका पर 2 सप्ताह में सुनवाई करेंगी। रश्मिकांत एंड पार्टनर्स के माध्यम से दायर अपनी याचिका में मलिक ने कहा कि विशेष अदालत महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के अपने आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने में विफल रही है। अपनी जमानत याचिका में मलिक ने गुण दोष के आधार पर जमानत मांगने के अलावा चिकित्सा आधार पर भी राहत की गुहार लगाई है। कोर्ट ने पहले मेडिकल आधार पर मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई की और उस सीमित बिंदु पर याचिका सुरक्षित रख ली। सुनवाई के दौरान मलिक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने दलील दी कि मलिक की शारीरिक स्थिति गंभीर है क्योंकि वो गुर्दे की विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है और उनकी दाहिनी किडनी की स्थिति खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपचार के साथ साथ मलिक को तनाव मुक्त वातावरण में रहना होगा और अंततः मुकदमे का सामना करने के लिए फिट होना होगा। हालांकि ईडी ने इस दलील का पुरजोर विरोध किया। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि हर किसी को तनाव है और ये जमानत मांगने का आधार नहीं हो सकता। जज ने सीमित प्रार्थना पत्र पर आज फैसला सुनाया। ईडी ने मलिक को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने कुछ संपत्ति बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदी थी। मलिक के वकील अमित देसाई ने कहा कि पिछले 8 महीने से मलिक की हालत बिगड़ती जा रही है। वो किडनी की बीमारी के स्टेज 2 से स्टेज 3 के बीच हैं। उन्होंने अदालत से अनुरोध करते हुए कहा कि मलिक को अगर इसी परिस्थिति में रखा जाएगा तो उनके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मलिक की जमानत का विरोध करते हुए बताया कि उन्हें उनके पसंद के अस्पताल में रखा गया है और वहां उनका इलाज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिल गए हैं। केंद्र सरकार ने जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एसवी भुट्टी को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने के लिए कॉलेजियम की सिफारिश पर मोहर लगा दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति की अधिसूचना पर दस्तखत किए हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस सूर्यकांत के कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में इन 2 जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी। उनकी नियुक्ति के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल क्षमता 34 के मुकाबले 32 पद भर जाएंगे। इस नियुक्ति के बावजूद 2 पद रिक्त रहेंगे। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्विटर पर न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और एस वेंकट नारायण भट्टी की नियुक्ति की घोषणा की। 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने, बता दें आपको, तेलंगाना के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस भुइयां और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भट्टी के नामों की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश करते हुए कहा था कि उनके फैसले कानून और न्याय के संबंधित व्यापक मुद्दे को कवर करते हैं। जस्टिस उज्जवल भुइयां ईमानदार और अच्छी प्रतिष्ठा वाले न्यायाधीश हैं। वहीं न्यायमूर्ति भट्टी को मार्च 2019 में केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था और 1 जून से वह वहां मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। उधर कॉलेजियम ने 3 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की है। ये जज हैं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज बजाज को इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेजने की सिफारिश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह को केरल उच्च न्यायालय भेजने की सिफारिश, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौरांग कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय भेजने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भरतपुर बार एसोसिएशन राजस्थान के पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला बंद कर दिया, जिन पर हड़ताल और अदालतों के बहिष्कार के आह्वान से बचने वाले वकीलों के काम में बाधा डालने का आरोप था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने भी ये चेतावनी दी कि अगर हड़ताल में भाग न लेने का हवाला देकर किसी वकील को काम करने से रोका गया या निष्कासित किया गया तो अदालत दंडात्मक कार्रवाई करेगी। कोर्ट ने 10 जुलाई को पारित आदेश में चेतावनी दी कि बार के संबंधित सदस्यों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में कोई भी घटना होने पर यह न्यायालय कानून का सहारा लेने के लिए बाध्य होगा। कानूनी बचाव वकील के काम में कोई बाधा नहीं होगी और इस मामले में ऐसे आरोप थे कि याचिकाकर्ता जो कानूनी सहायता प्रदान करने वाले बचाव पक्ष के वकील थे को एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा इस आधार पर काम करने से रोक दिया गया था कि याचिकाकर्ता कमजोर हो गए और बार के हड़ताल के आह्वान का विरोध कर रहे थे। कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण ने भरतपुर जिले के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श योजना शुरू की थी। योजना के अनुसार अपराधों के अपराधी और आरोपी जो दोषी व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वकीलों को विशेष रूप से काम में लगाया जाना था। इस पर योजना के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई तो भरतपुर में वकीलों ने इस योजना का विरोध किया। याचिकाकर्ताओं को विरोध करने और अदालत और आपको बता दें कि साथ ही साथ आंदोलन को कमजोर करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाना गया था और वे जब नहीं हटे तो उन्हें लाइन में नहीं लगने के कारण निलंबित कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद शीर्ष अदालत ने प्रतिवादी पदाधिकारियों से जवाब मांगा। अदालत ने इस बात पर ध्यान देने के बाद अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी कि हड़ताल या कानूनी सहायता वकील के काम में बाधा डालने का कोई आह्वान नहीं किया गया। न्यायालय को ये भी सूचित किया गया कि याचिकाकर्ताओं और एसोसिएशन में उनके समान पद पर कार्यरत अन्य वकीलों की सदस्यता बहाल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र के अंदर स्थित मंदिरों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय मुद्दों को जांच के लिए उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया और उन्हें 6 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ टीएन में दायर अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। ये सर्वव्यापी वन संरक्षण का मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मुकदमेबाजी के क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक चलने वाला परमादेश जारी किया है। बता दें कि 1996 के बाद से जब नीलगिरी जंगल की रक्षा के लिए याचिका द्वारा अदालत के रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया गया, तब से वनों की कटाई के साथ ही खनन, प्रतिपूरक वनीकरण और लुप्त प्राय प्रजातियों जैसे मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला पर कई आदेश पारित किए गए। अदालत कानून की व्याख्या करने और भारतीय वनों के दिन प्रतिदिन के शासन को अपने हाथ में लेने की पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़ रही है। 2002 में अदालत के आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और गैर अनुपालन की घटनाओं को उसके ध्यान में लाने के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति सीईसी का भी गठन किया गया। अमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वन्य जीव अभ्यारण्यों के मुख्य क्षेत्रों
में तीर्थ यात्रियों के प्रवेश ने गंभीर समस्या पैदा कर दी है, जिससे कि अवैध शिकार की घटनाओं पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया है। राजस्थान के एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष सिंघवी ने पीठ से कहा है कि हम चाहते हैं कि श्रद्धालु मंदिर में आए, लेकिन हम नहीं चाहते कि अभ्यारण्य को नुकसान हो। हम चरणबद्ध तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। हमें इस योजना के साथ वापस आने के लिए 4 से 6 सप्ताह का समय दें कि भक्त पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना इन मंदिरों में कैसे जा सकते हैं। एडिशनल जनरल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुझाव दिया है कि अदालत निर्देश जारी करें जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रतिनिधियों को उचित अधिकारियों के साथ बैठने की आवश्यकता हो। राज्य सरकार समाधान निकाले। पीठ ने केंद्रीय कानून अधिकारी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या एनजीटी को एक न्यायिक निकाय होने के नाते प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। आगे कहा कि एनजीटी पक्षों को विरोध करने का मौका दिए बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आदेश नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पारित एक सामान्य आदेश के खिलाफ अपीलों पर विचार कर रही थी, जिसके तहत उसने कुछ थर्मल पावर प्लांट को वायु प्रदूषण नियंत्रित और निगरानी उपकरण स्थापित करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी ने उसके द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत 2 रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के आलोक में निर्देश पारित किए। कोर्ट ने पाया कि एनजीटी ने रिपोर्ट में सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ताओं जिनके खिलाफ आदेश पारित किया गया था को इस पर आपत्ति करने का अवसर दिए बिना उपचारात्मक उपायों को निर्देश दिया है। बता दें आपको कि कोर्ट ने पाया है कि ये एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 19 उपधारा 1 का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि ट्रिब्यूनल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 द्वारा बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा। कोर्ट ने यह भी विशेष रूप से नोट किया कि एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशें एनजीटी पर बाध्यकारी नहीं है और उन्हें केवल ट्रिब्यूनल को अपने निर्णय पर पहुंचने की अनुमति देने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में माना जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञों की राय केवल अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता के माध्यम से है, लेकिन हमने पाया है कि मौजूदा मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों को निर्देशों का आधार बनाया गया है और ऐसा दृष्टिकोण अनुचित है। न्यायालय ने कहा है कि अपीलकर्ताओं को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अवसर नहीं दिया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में कई लोगों को बरी करने के खिलाफ अपील दायर करने में 27 साल और 335 दिनों की देरी को माफ करने की राज्य की याचिका को खारिज कर दिया। अक्टूबर में राष्ट्रीय राजधानी में दंगे, लूटपाट और सिख व्यक्तियों की हत्या की घटनाओं के लिए सरस्वती विहार पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी और नवंबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस मामले के सभी आरोपियों को सत्र न्यायालय ने 28 मार्च 1995 के एक आदेश के माध्यम से बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसएन ढींगरा समिति ने 2019 में सिफारिश की थी और इस मामले में अपील दायर की जा सकती है। सोमवार को सुनाए गए आदेश में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैद और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि ये विवाद में नहीं है कि आरोपियों को बरी कर दिया गया, क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के दौरान पेश किए गए गवाह विश्वसनीय नहीं पाए गए। न्यायालय ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष या शिकायतकर्ता बरी किए जाने के फैसले से व्यथित है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें समय पर अपील दायर करने से रोकता हो। इसमें आगे कहा गया कि अब जो कारण बताया जा रहा है वह विशेष जांच दल यानी एसआईटी के निष्कर्ष है। हालांकि एसआईटी ने यह भी पाया है कि एफआईआर में देरी के कारण गवाहों पर विश्वास न करने का कारण सही नहीं था। कोर्ट ने कहा कि अदालत ने बताया कि ये आधार मुकदमे और बरी होने के समय मौजूद था। पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में लगभग 28 साल की देरी हुई है और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
न्यायालय ने आगे कहा कि राज्य द्वारा उठाए गए आधार भी उचित नहीं थे, इसीलिए कोर्ट ने देरी की माफी मांग करने वाले आवेदन के साथ साथ छुट्टी याचिका को भी खारिज कर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपनी एक प्रशिक्षु से बलात्कार के आरोपी वकील के खिलाफ आपराधिक शिकायत रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा है कि न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप याचिकाकर्ता जो कि आरोपी वकील के पक्ष में होगा। कोर्ट ने कहा है कि अगर कानून की एक छात्रा एक प्रशिक्षु के रूप में एक वकील के कार्यालय में प्रवेश करता है तो उसे इन भयानक कृत्यों का सामना करना पड़ता है। इसका पूरे पेशे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अदालत उनके खिलाफ कुछ आरोपों को रद्द करने के लिए वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शिकायत के अनुसार कानून की छात्रा अगस्त 2021 में याचिकाकर्ता के कार्यालय के प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुई। एक शाम जब कार्यालय में वे दोनों ही मौजूद थे, वकील ने कथित तौर पर छात्रा को अपने केबिन में बुलाया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता छात्रा ने यह भी दावा किया कि उसने एक कॉल रिकॉर्ड की थी जिसमें याचिकाकर्ता ने बलात्कार के प्रयास की बात स्वीकार की थी। भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार के संबंध अपराधों के लिए शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि आरोप पत्र में बलात्कार का संकेत नहीं दिया गया था और यहां तक कि शिकायत में भी इसका संकेत नहीं दिया गया था। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि शिकायतकर्ता ने अपनी मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टर को बताया था कि कोई यौन संबंध नहीं था। धारा 376(2)(f) ऐसे व्यक्ति को सजा देती है जो रिश्तेदार, अभिभावक, शिक्षक या किसी महिला के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में उसके खिलाफ बलात्कार करता है। इसी तरह धारा 376(2) के ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो किसी महिला को नियंत्रित या प्रभुत्व की स्थिति के माध्यम से उसके खिलाफ बलात्कार करता है। इसके अलावा धारा 376(c)(a) बलात्कार के लिए किसी व्यक्ति के दायित्व को स्थापित करती है यदि वे प्राधिकारी पद पर रहते हुए या प्रत्यक्ष रिश्ते में रहते हुए इस तरह के कृत्य में शामिल होते हैं। न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने इन सभी भूमिकाओं को पूरा किया क्योंकि वह एक शिक्षक और भरोसेमंद व्यक्ति के पद पर था। इसके अतिरिक्त वह शिकायतकर्ता पर नियंत्रण या फिर प्रभुत्व की स्थिति में था और अधिकार की स्थिति रखता था। इसी तर्क पर कि केवल बलात्कार का प्रयास किया गया था और ऐसा कोई कमीशन नहीं था। न्यायालय ने कहा कि यह तथ्य का एक विवादित प्रश्न है और इसके लिए मुकदमे की आवश्यकता होगी। अदालत ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता का डॉक्टर को दिया गया बयान न्यायतर था और बलात्कार हुआ था या नहीं ये सबूत का मामला है। न्यायालय ने यह भी बताया है कि आपराधिक सक्रिय जो पूरा मामला है प्रक्रिया है संहिता सीआरपीसी की धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाने के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में तथ्यों की गहराई तक नहीं जा सका। न्यायाधीश ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने अभी तक आरोप तय नहीं किया और ये मानने का कोई कारण नहीं है कि वह अपना दिमाग नहीं लगाएगी। तदनुसार न्यायालय ने निर्धारित किया है कि उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी और याचिका खारिज कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि वह आईपीसी की धारा 498 को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता को एक समझौता योग्य अपराध बनाने का निर्देश नहीं दे सकता। जस्टिस एएस गडकरी और एसजी डीगे की खंडपीठ ने कहा है कि यह मुद्दा विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि धारा 498 को एक समझौता योग्य अपराध बनाने से महिलाओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हमने केंद्र सरकार का हलफनामा पढ़ा है और हम उन्हें कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। हालांकि पीठ ने ये भी कहा है कि उसके पास उन मामलों को रद्द करने की शक्ति है जहां पक्षकार इसके लिए सहमत है। पीठ एक परिवार के 3 सदस्यों द्वारा रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने धारा 498 के तहत कार्रवाई को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। शुरुआत में इस
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। उस पीठ ने परिवार के 3 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया और केंद्र सरकार को धारा 498A के तहत अपराध को समझौता योग्य बनाने की भी सिफारिश की। उस पीठ में ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश राज्य ने 2003 में ही धारा 498A को समझौता योग्य बना दिया था, इसलिए इसने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि आईपीसी की धारा 498A के तहत सभी वैवाहिक विवाद पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच किए जाने के बाद ही दर्ज किए गए थे। अक्सर ऐसे मामले देखने में आते हैं जहां बच्चे अपने बुजुर्गों की अनदेखी करते हैं। माँ बाप को संपत्ति से बेदखल कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर उन्हें वृद्धाश्रम की चारदीवारी में रहने को मजबूर कर दिया जाता है। दुनिया के कई देशों में सामाजिक सुरक्षा को लेकर कानून है और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। हमारे देश में भी बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। आज वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी हक के बारे में बताएंगे इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर। आप भी सुनिए। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से पर्सन की वर्किंग एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। स्टेट और उनकी फैमिली की ड्यूटी रहती है कि वो सीनियर सिटीजन्स को सभी तरह की बेसिक नेसेसिटीज से मेंटेन करे। अंडर सेक्शन 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 सीनियर सिटीजन्स के पास राइट होता है अपने चिल्ड्रन से मेंटेनेंस क्लेम करने का। मुस्लिम लॉ में भी ये सिमिलर प्रोविजन है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी, पेरेंट्स सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स जो चाइल्डलेस होते हैं अपने किसी भी रिलेटिव जिसके पास उनकी प्रॉपर्टी हो या फिर वो उसको इनहेरिट करने वाला हो से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इम्प्रिजनमेंट को लीड करेगा। सीनियर सिटीजन एक्ट प्रोवाइड करता है पनिशमेंट उनके लिए जो अपने पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स को अबैंडन कर देते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कंसेशन से रिलेटेड भी प्रोविजंस हैं। रेलवे मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी मेल और फीमेल सीनियर सिटीजन्स को कंसेशन प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.